CIA का मिशन इम्पॉसिबल, कुर्द लड़ाकों को विद्रोह का टेंडर। क्या CIA ने पूरे ईरान में माइन बम बिछा दिया है? ईरान में सबसे पहले विद्रोह का धमाका कहां हुआ? महाबाद से शुरुआत होगी, केरमानशाह में फटेगा या साकेज में धमाका होगा? ईरान में विद्रोह की साजिश, कुर्द करेंगे माइन ब्लास्ट। तेहरान की सुबह एक बार फिर धमाके की आवाज से कांप उठी। दक्षिण पूर्वी तेहरान का आसमान हवाई हमलों के बाद धुएं के बड़े गुबार से ढक गया। जंग के 5वें दिन अमेरिका और इजराइल ने फिर तेहरान पर एयर स्ट्राइक की। אנחנו נערכנו גם בהגנה היטב. אנחנו לא מופתעים משום אמל"ח חדש שמצוי בידי האיראנים, ואנחנו נמשיך לפעול ולהגן על אזרחי מדינת ישראל גם בהגנה וגם בהתקפה. तो क्या ये अमेरिका के ईरान के खिलाफ ट्रेलर भर है? क्या अंदर खाने कोई और बड़ी वॉर प्लॉटिंग चल रही है? क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान में विद्रोह की चिंगारी भड़काने की साजिश रच चुकी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रही जंग में अब नया मोर्चा खुल सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान के कुर्द लड़ाकों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही है। योजना के मुताबिक ईरान इराक सीमा के पास मौजूद कुर्द मिलिशिया को हथियार और मदद देकर पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले करवाए जाए। मकसद ये है कि सीमा पर लड़ाई छेड़कर ईरान की सेना को उलझाया जाए और देश के अंदर सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग भड़काई जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वॉशिंगटन सिर्फ हवाई हमलों से ईरान को कमजोर करना चाहता है या फिर इसके पीछे कई मोर्चों वाली बड़ी रणनीति काम कर रही है? एक तरफ तेहरान पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की सीमाओं पर नए मोर्चे खोलने की तैयारी की चर्चा है। अगर कुर्द लड़ाके पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बलों को चुनौती देते हैं, तो तेहरान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बाहरी हमले नहीं, अंदर से उठने वाला विद्रोह बन सकता है। The people we had in mind are dead, so we had some in mind from that group that is dead, and now we have another group. They may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. महाबाद 1946 में कभी कुर्दों ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी, तो क्या महाबाद फिर बनेगा कुर्द विद्रोह का केंद्र? केरमानशाह इराक की सीमा के पास रणनीतिक तौर पर बेहद अहम शहर है, तो क्या केरमानशाह बनेगा ईरान की नई जंग का मोर्चा? साकेज, जहां से कई बार सरकार विरोधी आंदोलन की आग उठ चुकी है, 2022 में बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना, तो क्या साकेज से फिर उठेगा विद्रोह का तूफान? और यही वो खतरा है जिससे निपटने के लिए अब ईरान को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अगर इस इलाके में उथल पुथल बढ़ती है, तो ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा सीमा पर नहीं, देश के अंदर से पैदा हो जाएगा। There will have to be a ground element, and I could see that there are various options how this could play out. There are ethnic insurgencies in the periphery of Iran. Iran is half Persian by population, by demographics. There are various ethnic minorities: Azeris, Kurds, the Baloch, the Kurdish and the Baluchi insurgencies are actually active even before and even without the January repercussions. कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का वॉर ऑपरेशन कई फेज में चलेगा। हर फेज में वो एक एक कर बड़े खतरे को निपटाएंगे। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर अपने स्ट्राइक के दायरे को बढ़ा दिया है। पहले फेज में ईरान की सत्ता और मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति कार्यालय के आसपास के इलाके और कई सरकारी टारगेट्स इन हमलों की जद में आए हैं।
यानी संकेत साफ है, जंग के पहले फेज में तेहरान की कमांड स्ट्रक्चर सीधे निशाने पर है। लेकिन सवाल है कि इसके आगे ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान क्या है? क्या अमेरिका फेज 1 के बाद फेज 2 लॉन्च करेगा या CIA की मदद से फाइनल फेज लॉन्च कर विद्रोह की आग को हवा देकर ईरान में सीधे सत्ता परिवर्तन वाले प्लान को अंजाम देगा? Said it could be quick and decisive. It may take some time, but it's not going to take years. It's not an endless war. In fact, it's an effort right now to achieve the peace that we all yearn and pray for. And I think together we'll achieve it. लेकिन अगर कुर्द लड़ाकों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो इस जंग में एक और बड़ा खिलाड़ी कूद सकता है, क्योंकि तुर्की लंबे समय से कुर्द विद्रोहियों को अपने लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा मानता रहा है। अंकारा को डर है कि अगर ईरान, इराक और सीरिया के कुर्द इलाके मिलकर कुर्दिस्तान की मांग तेज करते हैं तो इसका असर सीधे तुर्की की सीमाओं पर पड़ेगा। कुर्द दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी आबादी है जिनका अपना कोई देश नहीं है। दुनिया में इनकी आबादी 3 से 4 करोड़ के आसपास है। ये 4 देश तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में फैले हुए हैं। अगर कुर्दिस्तान बना तो इन 4 देशों की जमीन नए देश का हिस्सा बन सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की को हो सकता है, क्योंकि तुर्की के करीब 15 से 20% इलाकों में कुर्द आबादी रहती है। इराक में तो कुर्द पहले से ही अपनी अघोषित सरकार चला रहे हैं। ईरान में इनकी आबादी 7 से 10% इलाके में रहती है। यानी अगर कुर्दिस्तान बनता है तो मिडिल ईस्ट का एक बड़ा नया देश होगा और 4 मौजूदा देशों से अपनी जमीन छिन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट की ये जंग सिर्फ अमेरिका इराक की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि पूरे इलाके को एक बड़े संघर्ष में धकेल सकती है। उधर ट्रंप ने ईरान पर अटैक के पीछे अलग ही थ्योरी बताई है। We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. लेकिन सवाल है कि क्या यह हमला सिर्फ आत्मरक्षा के नाम पर किया गया ऑपरेशन है या फिर इसके पीछे मिडिल ईस्ट की पूरी रणनीति बदलने की तैयारी है? क्योंकि तेहरान पर हमले के साथ साथ ईरान के अंदर विद्रोह की चर्चा और कुर्द लड़ाकों की संभावित एंट्री इस जंग को और जटिल बना रही है। अगर ये संघर्ष सीमा पार हमलों से आगे बढ़कर ईरान के अंदरूनी इलाकों तक फैलता है तो इसका असर सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही, ये लड़ाई सत्ता, सीमाओं और पूरे इलाके के पॉलिटिकल नक्शे को बदलने की भी हो सकती है। और अगर कुर्द, तुर्की और दूसरे खिलाड़ी संघर्ष में कूद पड़े तो ये टकराव एक नए इलाके के युद्ध में बदल सकता है।